हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो आज के करंट अफेयर्स थोड़े लेट हो गए हैं। मॉर्निंग में पोस्ट करने थे बट ड्यू टू सम रीज़न अभी ईव में पोस्ट हो रहे हैं। तो 13 जून 2021 के ही ये करंट अफेयर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एंड डेली करंट अफेयर्स अगर आप कवर करेंगे तो आपको एक एज ज़रूर मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली। क्योंकि देखिए, डेली आप इसको पढ़ेंगे एंड उसके अगर आप डेली भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उनको इजीली रिवाइज भी कर पाएंगे। एंड अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इनसाइट्स की क्विज डाउनलोड कर सकते हैं। डेली भी वहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस लिखकर देख सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर होता है ये आपका ऐसे एथिक्स सबके अंदर काम आता है, ऑप्शनल के पेपर में भी काम आता है। सो करंट अफेयर्स को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स में हम देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी देखेंगे। पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है कि जाधव की अपील को लेट करने के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान मिलने भी नहीं देता जाधव को जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पर जाते हैं, तो उसके लिए एक बिल पास हुआ है। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक विजन है जिसका नाम है ईएन विजन विनस के लिए। अभी हमने कुछ दिनों पहले नासा का भी देखा था। देन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो हेरिटेज ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। एक आपकी CHIME टेलीस्कोप है तो उसको भी हम देखेंगे। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में देखेंगे चाइना एंड श्रीलंका की फ्रेंडशिप, उमलिंग ला क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है। तो आज ये सभी टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जैसे हेडिंग लिख लीजिए वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इसके बाद क्या क्या इशू है तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड वेस्ट बंगाल का इशू है। ठीक है, तो आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई किसी के बीच में इशू होता है तो ऐसे एरो का साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाने की कोशिश किया कीजिए, आपको आपके ही नोट समझ में आएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को वो इमीडिएटली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, बेनिफिशियरीज को हेल्प करने की कोशिश करें। एंड वेस्ट बंगाल के अलावा देखिए आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली जो हैं, यहाँ पर भी ये जो स्कीम है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। तो कोर्ट ने स्यो मोटो लिया है, मीन्स जब अपने आप कोर्ट जो है वो डिसीजन लेता है कि माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज के लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आप लॉन्च वहाँ पर कीजिए, वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो राशन मिलता है वो अपनी मनपसंद जगह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माइग्रेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं वो वहाँ से अपना राशन ले सके। कोई भी पुअर पर्सन जो हो उसे ऐसा ना हो कि फूड ग्रेन जो है वो महंगे प्राइस पर मिल रहा है अगर बाकी जगह से, लेकिन इस फूड सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू अगर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिल सकता है तो वो उन्हें दिया जा सके। एक फ्रीडम हो कि अगर उन्हें एक पीडीएस शॉप पसंद नहीं आ रही है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंस को कट करके कहीं और भी जा सकते हैं। तो ये इस स्कीम के फायदे भी हैं। अब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया था कि वो जो राशन कार्ड बनाए वो बायलिंगुअल में बनाए। जैसे एक तो लैंग्वेज हो गई हिंदी और इंग्लिश, और एक जैसे एक लैंग्वेज हो गई वहाँ की हिंदी और इंग्लिश, एक वहीं की लोकल लैंग्वेज हो गई, जैसे आसाम के अंदर बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरीके से 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे ये लिख लीजिए, जहाँ पे आप वन नेशन वन राशन कार्ड लिख रहे हैं तो बस वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए कि एक 10 डिजिट का स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा, जिसमें से पहली 2 डिजिट्स स्टेट कोड की होंगी, नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगी वो राशन कार्ड नंबर्स के अकॉर्डिंग दे दी जाएगी। देन अनदर जो 2 डिजिट्स होंगी वो मीन्स यूनिक नंबर होगा हर मेंबर का। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। जो देखिए अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जून से मैं आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ। तो अगर आप इस साल का प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स आज से ही बनाना शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है ताकि जाधव की अपील को सुना जा सके, एंड इसको कहा गया है ICJ, दैट इज रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2020। क्योंकि वहाँ पे कुलभूषण यादव जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है तो काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर बंद हैं। एंड बिल अब ये है कि जाधव जो है हमारे इंडिया से या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो कॉन्स्यूलर हैं वो वहाँ पर एसेस मिल पाएगी, मीन्स वो वहाँ पर उनसे बात कर पाएंगे। तो जाधव एक इंडियन नेवी ऑफिसर के रिटायर्ड 51 ईयर ओल्ड एक पर्सन है, एंड जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, मीन्स एक तरीके से चार्जेस लगा के कि ये हमारे यहाँ पे टेररिज्म फैलाने आए हैं अप्रैल 2017 में। फिर इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया पाकिस्तान के खिलाफ कि
उसको वहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो इसके लिए आप कुछ कीजिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नीदरलैंड्स के अंदर है। तो इन्होंने कहा जुलाई 2019 में कि पाकिस्तान को रिव्यू एंड रिकंसीडर करना चाहिए, एंड अगर इंडिया क्या कॉन्स्यूलर एसेस जो हैं वो उनको देना चाहिए इंडिया को, कि वहाँ के कॉन्स्यूलर उनसे जाके मिल सके बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये इशू है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो वियना कन्वेंशन है कॉन्स्यूलर रिलेशन 1963 का, अब आप ये एक्ट लिख लीजिए। इसका आर्टिकल कौन सा है? 36। तो इस्लामाबाद ने ये एक्ट वायलेट किया क्योंकि इन्होंने जाधव को पकड़ लिया था लेकिन इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो इंडिया को राइट टू कम्युनिकेट जो है वो इन्होंने नहीं किया, तो इंडिया इससे डिप्राइव हुआ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? जाधव जी को डिटेंट करके रख लिया। ठीक है, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। अब हम थोड़ी बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखिए, उसमें ये मत लिखिए इस्टेब्लिश्ड हुआ, बस ये लिखिए 1945 में। यूएन चार्टर है, 1946 से काम स्टार्ट हुआ। कहाँ पर है? हैग नीदरलैंड्स के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए। देन मतलब इसका जो यही एक अकेला ऐसा है जो कि यूएन मतलब बाकी सब जो है, देखिए यूएन के जो मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वो न्यूयॉर्क यूएस के अंदर मिलेंगे, जो यूएन के मोस्टली ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर नहीं है, बल्कि हैग नीदरलैंड्स के अंदर है। डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, जैसे कोई स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री, उनको कोई मीन्स ओपिनियन देना है, कोई इंटरनेशनल लॉ है या उनको कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो उनके जवाब देते हैं। ठीक है, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान का इशू वहीं पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 15 जजेस होते हैं, लिखिए 15 जजेस कितने साल के लिए इलेक्ट होंगे? 9 ईयर्स के लिए। ठीक है, कौन इलेक्ट करेगा? यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इकट्ठे वोट करते हैं, सेपरेटली वोट नहीं करते। इलेक्ट होने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तो बस ये लिखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 1/3 जो होते हैं वो हर 3 साल में इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और री इलेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेन पॉइंट्स क्या करने हैं? लिखने हैं। इनको असिस्ट करते हैं एक रजिस्ट्री भी, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ साथ एक रजिस्ट्री भी होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ एक रजिस्ट्री भी होती है जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन का ही माना जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप ध्यान रखिए इंग्लिश एंड फ्रेंच है। सो दीज आर द की वर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सारी कहानी इधर उधर बन जाती है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मेंस में भी काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। अब ये देख लीजिए कोर्ट के अंदर जो 15 जजेस हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। सबसे ज़्यादा अफ्रीका से 3 हैं, एशिया से भी 3 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं, बराबर है, मतलब 3 ही अफ्रीका से हैं, 3 ही एशिया से हैं। अब इसके बाद देखिए आपके 2 ही लैटिन अमेरिका से हैं एंड 2 ही ईस्टर्न यूरोप से हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? वेस्टर्न यूरोप से 5। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप कैसे भी ट्रिक बना के लर्न कीजिए। देखिए 3 है एशिया अफ्रीका से, 2 है लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप से, और 5 है आपके वेस्टर्न यूरोप से। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देन देखिए ये जो भी मीन्स जो जजेस होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते, बल्कि ये इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं, मीन्स ताकि ये इम्पार्शली काम कर सकें। देन ये वर्ल्ड कोर्ट की तरह काम करते हैं भाई, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज इनके पास अपना इशू लेकर जा सकते हैं। अगर कोई भी अपना एडवाइजरी ओपिनियन चाहता है, कोई लीगल क्वेश्चन पे कोई सजेशन चाहता है, एंड सिर्फ वही स्टेट्स जो यूएन के मेंबर हैं, जो पार्टीज हैं स्टैट्यूट ऑफ द कोर्ट के, एंड जिन्होंने एक्सेप्ट किया है इनका जुरिस्डिक्शन, वही पार्टीज होती हैं टू द कंटेंशियस केसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है एंड बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। देन देखिए एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी देखिए काफ़ी सारे ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, आपके पर्सनल व्हीकल्स होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं आफ्टर टाइम, फिर वो क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो हम सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा, लेकिन नहीं। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक इस पॉलिसी लेके आए हैं, दैट इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। यहाँ पे वो गवर्नमेंट के कमर्शियल व्हीकल, जैसे अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको भी एक सरकारी गाड़ी मिलेगी, तो अगर वो 15 साल से ज़्यादा हो गई है और अगर आपकी खुद की गाड़ी 20 साल से ज़्यादा हो गई है तो उसका एक फिटनेस टेस्ट होगा। एंड 20 साल के बाद आपकी पर्सनल व्हीकल, 15 साल के बाद गवर्नमेंट व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा, मीन्स उसको तोड़ना वोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स वो अब आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके ऊपर री रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें भी कहा गया है कि रोड टैक्स रिबेट दीजिए 25% तक पर्सनल व्हीकल्स पर, 15% तक कॉमर्शियल व्हीकल्स तक, ताकि वो अपने ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप कर सकें, अनफिट व्हीकल्स को। तो ये आपको पॉइंट्स क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं।
देखो अब इस न्यू पॉलिसी की इश्यूज क्या क्या है। इश्यूज ये हैं कि जो ट्रक्स होते हैं ना उनके पुअर कॉस्ट इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि देखो ट्रक जो है ना वो कोई पर्सन खरीदता है इसीलिए ताकि बहुत सारे उनके चक्कर वगैरह लगते हैं, ठीक है। ट्रक का तो काम ही होता है डे बाय डे ट्रांसपोर्टेशन करना, तो उनके तो इतने चक्कर लगेंगे कि हो सकता है वो फिटनेस टेस्ट 5 साल में भी मतलब पास ना कर पाए, तो इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम है। देन दूसरी बात, काफ़ी सारे और अदर वॉल्यूम्स भी हैं, जैसे सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात करा है, और भी काफ़ी तरीके के व्हीकल्स होते हैं। बेसिकली ये बात कही गई है कि अगर 15 साल पुराना हम कोई व्हीकल को मीन्स स्क्रैप करते हैं तो एंट्री लेवल स्मॉल कार भी 70,000 होगी, जबकि उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी 95,000। अगर उसको दोबारा बेच देंगे तो 95,000 की बिक जाती है, लेकिन अगर उसको हम क्या करते हैं स्क्रैपेज करते हैं तो 70,000 मिलता है, तो इसलिए स्क्रैपिंग क्या लग रहा है थोड़ा अनअट्रैक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एनविजन, ई से यूरोपियन, ई से एनविजन, ई से यूरोपियन, वी से वीनस, ठीक है। तो एनविजन क्या है, ई से ध्यान रखिए, ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वी से वीनस, 2030 पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नासा भी कर रहा है। 6 रॉकेट्स जाएंगे, 15 महीने लगेंगे, 1.25 साल लगेगा, ठीक है, वीनस तक पहुंचने में। 16 और ज़्यादा महीने लगेंगे पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। वीनस को समझा जाएगा, वहाँ की गैसेस को देखा जाएगा, वहाँ के सरफेस को देखा जाएगा, एक रेडार प्रोवाइड करेगा नासा, सरफेस को इमेज ली जाएंगी, मैप लिया जाएगा, ठीक है। अब नासा ने अभी अपने 2 मिशन वहाँ के लिए मीन सिलेक्ट किए हैं, एक तो डेविंकी प्लस और दूसरा वेरिटस। अब क्या ये इससे का पहला ही है एनविजन? नहीं, इससे पहले भी 2015 से 2014 के बीच में वीनस एक्सप्रेस भी वहाँ पर जा चुका है, ठीक है। देन देखिए वीनस का जो पहला स्पेसक्राफ्ट था सबसे पहले किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने, उनका भी नाम क्या था? विनेरा, वीवी से है। नासा का मैगलन मिशन भी पहले जा चुका है, ठीक है। तो ये कोई पहला नहीं है जो मतलब नासा का डेविंकी प्लस और वेरिटास जा रहा है, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविनस जाएगा, नहीं, एनविनस ही था ना, सॉरी मैं नेम भूल गई, एनविजन, एनविजन। लेकिन इससे भी पहले काफ़ी बार जा चुके हैं, जैसे ईएसए का पहले ही वीनस एक्सप्रेस जा चुका है, सोवियत यूनियन का विनेरा सीरीज जा चुकी है, नासा का ही मैगलन मिशन जा चुका है, जापान का अकात्सुकी मिशन जा चुका है। तो ये सारे आप नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। नाउ साइंटिस्ट वीनस क्यों पढ़ना चाहते हैं? काफ़ी बार हमने किया है, अर्थ और वीनस का सेम साइज सेम कॉम्पोजिशन है, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, एंड साइंटिस्ट जो है वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। क्या हिस्ट्री है, क्या कैटास्ट्रॉफिक ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पर होता है या नहीं, तो ये सब वहाँ पर देखा जाएगा। अगर वहाँ के बारे में समझेंगे तो हम कुछ अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट्स को और समझ पाएंगे। वीनस सेकंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, थोड़ा ढक गया सॉरी, तो सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। ब्राइट किस लिए है? क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा क्लाउड कवर है, इतना थिक क्लाउड कवर है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट एंड स्कैटर करता रहता है। सन के पहले बाद में क्या आता है? मरकरी, फिर क्या आता है? वीनस। तो सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल ही सिमिलर साइज है अर्थ जैसा। क्या वीनस अर्थ से डिफरेंट है? तो अभी मैंने कहा वीनस के ऊपर थिक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसीलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, सन के पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी मरकरी से ज़्यादा जो गर्म है वो वीनस है। तो वीनस के अंदर 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, मतलब वहाँ पे लेड भी पिघल सकता है, ठीक है, इट कैन इवन मेल्ट लेड। वीनस जो है वो सन के मूव्स फॉरवर्ड ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, लेकिन फिर बैकवर्ड चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो वीनस है, दिस मीन्स ऑन वीनस, वीनस पर जो सन है वो वेस्ट में राइज करता है एंड ईस्ट में सेट करता है। नाउ वीनस के पास कोई मून, कोई रिंग्स नहीं है, ठीक है। तो वीनस इस बार पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिए। यहाँ से एम थोड़ा कट हो गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि हेरिटेज ट्रीज के प्रोटेक्शन के बारे में। तो क्या एक्ट है ये लिख लीजिए, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट ऑफ 1975। जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आता है, तो आप ये पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं कि हेरिटेज ट्रीज जो 50 साल से भी ज़्यादा है। अभी 2-3 दिन पहले हमने 75 ईयर्स से ज़्यादा ट्रीज़ के लिए एक सरकार ने कुछ किया था, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है। देखिए, हेरिटेज ट्री को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन। आप एक प्लांट
काट रहे हो तो उसके अलावा सेम नंबर्स का जो प्लांट है, एनीवन कटिंग अ हेरिटेज ट्री, तो आपको उतने ही प्लांट जो है वो ग्रो करने चाहिए एंड इन द सेम नंबर्स एज द कट ट्रीज एज। जैसे आपने 50 साल का पेड़ काटा तो आप 50 पेड़ लगाओ, ठीक है, ताकि जो प्लांटेशन है वो सरवाइव कर पाए। तो यहाँ पे जो ट्री फेलर है, अगर कोई ट्री तोड़ता है, मीन्स ट्री को गिराता है, तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री से हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन भी होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि बस ट्री से सुंदरता बढ़ रही है, नो, ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी वैल्यूएबल है। आप देखिए आज के टाइम में ऑक्सीजन कोरोना के टाइम में वो वैसे फ्री है, लेकिन आज उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पता चल गई ना। ऐसे ही ट्री हैं, ट्री अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है, डिसीजन लिए जाएंगे, एक प्रॉपर ट्री सेंसस होगा हर 5 साल में, ट्री कवर को इंक्रीज करना है। एक प्रोपोजल भी है कि अगर जो 200 ट्रीज हैं जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा की हो गई है, तो अगर उसको कट करना है तो फिर आपको स्टेट ट्री अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। देन देखिए CHIME टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंट रिजल्ट्स। तो कनाडा का हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, क्या है? हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट फास्ट रेडियो बर्स्ट देखने वाला है, ठीक है। और जब वो फास्ट रेडियो बर्स्ट देख रहा था तो एक रेयर थिंग उन्होंने देखने को मिली, जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स है, मींस 150 बर्स्ट देखने को मिले। बर्स्ट क्या होता है? किसी चीज़ का फूटना। जबकि पहला बर्स्ट जो था वो कब देखा गया था? 2007 में। तो ये क्या होता है? जैसे एकदम से लाइट मतलब आएगी तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनेगा, मिली सेकेंड्स के अंदर मतलब वो गायब भी हो जाएगी। तो ये जो इस तरीके के जो यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें देखी जाती हैं, तो इनका ओरिजिन जानने के लिए हम सब क्या है, आतुर हैं, उत्सुक हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि कब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो कनाडा का जो हाइड्रोजन जो आपका ये प्रोजेक्ट है इंटेंसिटी को मेज़र करने वाला, तो ये सबसे बड़ा स्टेशनरी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर है। यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स हर दिन रिसीव किए जाते हैं जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है। टेलीस्कोप के देखिए कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो जैसे अर्थ टर्न करेगा तो हाफ ही स्काई जो है वो कवर कर पाते हैं। तो ये अब देखिए किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? ब्रिटिश कोलंबिया, ये तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा, उसकी यूनिवर्सिटी के साथ, McGill यूनिवर्सिटी के साथ, टोरंटो यूनिवर्सिटी के साथ, कनाडा की नेशनल रिसर्च काउंसिल डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स कर लेते हैं। तो चाइना और श्रीलंका, चाइना हमारे ऊपर बैठा है, श्रीलंका हमारे नीचे बैठा है। तो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ओपन किए गए हैं श्रीलंका के नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस के अंदर। यहाँ पे जो चाइना है वो इन्हें $60 मिलियन देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जगह का नाम है पोलो नरुवा। तो चाइना श्रीलंका को क्यों हेल्प कर रहा है? ताकि उसका एक ही मकसद है, सबको इतना लोन दो एंड फिर अपने अकॉर्डिंग काम करवाओ। देन देखो उमलिंगला क्या है? उमलिंगला एक वर्ल्ड के अंदर मतलब सबसे ऊंचाई पे ऐसी रोड है जो कि मोटरेबल रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती हैं। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में, इसीलिए खास है। 54 किलोमीटर का ये पास है जो कि कनेक्ट कर रहा है चिसुमले को ढेमचोक से एंड 6 साल लगेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए लास्ट टॉपिक करेंगे आज का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक टेररिज्म को रोकने वाली काउंटर टेररिज्म है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। हमें अपने होम में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। एक फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्स इसे माना जाता है जिसके पास स्पेशल टास्क होता है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना। इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ब्लैक कैट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी ब्लैक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। व्यूज़ अगर कम आते हैं कोई बात नहीं, अगर 20-25 भी देख रहे हैं आई एम हैप्पी विद इट, बिकॉज देखिए मुझे तो अपने करंट अफेयर्स करने होते हैं, सो आई रिकॉर्ड दैट एंड आई अपलोड दैट। कोई बात नहीं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे या ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं हो पा रही हैं, स्टिल आई एम हैप्पी बिकॉज हमें अपना काम करना है। हम 20 या 25 भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं वो बने रहिए, लगातार देखते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।